हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम इस वीडियो में देखेंगे जो फिल्टर के एमसीक्यू बनते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपका सेमेस्टर 3 के अंदर असेंबली गेजेस और पाइप फिटिंग्स के अंदर टोटल क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से ये आपका दूसरा पार्ट है। दैट मीन्स ओवरऑल यदि हम आते हैं एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं, उसमें टोटल 5 पार्ट हो चुके हैं और ये छठा पार्ट है और ये आपका थर्ड सेमेस्टर का है ना। सो इसके अंदर असेंबली है, गेज है और पाइप फिटिंग है। इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स अंदर आएंगे। सो मैंने मेजर है उसको लिख दिया है, उसके अंदर छोटे छोटे आते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। ये आपका यूज़फुल होगा, वेल आर्टिशन के लिए स्पेशल बना रहे हैं। और साथ ही आपके दूसरे जो भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया या वेल हो गया, वेल तो है ही है ना, गेल का हो गया पेपर। तो आपके जो पेपर आते हैं ना, ये बहुत ही कॉमन है कि आपको पहले तो आपको जैसे पढ़ना पड़ेगा। निम्मी का बुक है ना, जो स्टैंडर्ड बुक है, उसके बाद जो भी चीज़ें आप बुक पढ़ते हो तो वो आपकी आउटसोर्सेज बुक होती है ना। तो बाकी वहीं जो आपका रेफरेंस होता है सारा निम्मी से ही होता है। तो ये आपका निम्मी का ही है। इसमें पूरा का पूरा जो है आपका इंग्लिश में है। और कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट लगता है क्वेश्चन को लेकर, आंसर को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका जवाब मैं कमेंट में दे दूंगा, है ना। सो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से, है ना। सो लास्ट में हम देखे थे, लास्ट में हमने देखा था तो जिसमें हमने असेंबली के आपके क्वेश्चन काफ़ी देख लिए थे, है ना। असेंबली के अंदर से तकरीबन 100 150 100 से ऊपर के क्वेश्चन देख लिए थे और बाद में कुछ क्वेश्चन रह गए थे और लंबा वीडियो हो रहा था, जिसके कारण वीडियो को हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया। आज भी कुछ क्वेश्चन है जो वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो लोग रह गए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो गेजेस के क्वेश्चन है पाइप फिटिंग के वो सारे कंप्लीट कर देंगे, है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सो लास्ट जो हमारा वीडियो बना था उसमें हमारा वीडियो था एक्सरसाइज जो था 131 का, इसमें हो गया था। जिसमें इसमें एक्स पार्ट का पूछा है, ये आपका टूल है। इसमें एक्स पार्ट का पूछ रखा है, ये आपका मेजरिंग स्टाइलस है। ये मैकेनिकल कंपैरेटर है ना, कंपैरेटर है। उसके बाद जैसे देखते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ फिगर वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा था, ये वाला। सो ये आपका स्टाइलस स्टाइलस है ये। देन इसमें जैसे देखते हैं रफनेस वाला होता है। सो आपका N1 से लेकर N12 तक होता है ना। इसके बाद ये आपका फाइलिंग का प्रोसेस में रफनेस पूछ रखा था। ये आपका अप टू जो होता है फाइलिंग के लिए 25 माइक्रोन तक होता है, 0.25 से 25 माइक्रोन तक, है ना। जैसे इसका पहला हो जाएगा। देन ये वाला पूछ रखा, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस सरफेस रफनेस कैरिड आउट 12 माइक्रोन टू 160 माइक्रोन। तो ये आपका लेपिंग में होता है। देन इसमें पूछ रखा है विच इंस्ट्रूमेंट यूज मेजरिंग द सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। सो उस केस में जो होता है आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये आपका है, यही आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है ना। सो हम आते हैं आगे, एक्सरसाइज 132 नंबर पे आते हैं। ये आपका असेंबली का ही है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, है ना। सो उसके बाद गेजेस क्या आएगा, देन आपका पाइप फिटिंग और पाइप फिटिंग का आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट यूजिंग एब्रेसिव स्टिक। तो एब्रेसिव स्टिक का उपयोग करके सुपर फिनिशिंग प्रोसेस जो किया जाता है उसका नाम पूछ रहा है, वो कौन सा प्रोसेस किया जाता है। तो वो आपका ऑनिंग में होता है, आपका एब्रेसिव स्टिक इस्तेमाल किया जाता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क्ड एक्स, एक्स के बारे ये पूछ रहा है ना। सो ये गाइड्स होते हैं, सॉरी गाइड नहीं, इनको ना एब्रेसिव स्टिक, ये आपके एब्रेसिव स्टिक होते हैं ना इस। सो ये आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका जो है ये होनिंग टूल है ना, ये वाला, ये जो है आपका होनिंग टूल है। और इसमें ये जो साइड में दिख रखा है ये आपका एब्रेसिव स्टिक है ना। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ बोर इन फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल। सो फेरस और नॉन फेरस मटेरियल जो होता है उनके बोर को फिनिशिंग करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। सो उस केस में आपका बोर जहाँ भी आएगा, बोर दैट मीन्स इस तरह का शेप बनेगा। तो ये आपका वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग में आएगा, तो वो आपका होनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा उस केस में, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट बाय रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन साइमल्टेनियसली। सो रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग का जहाँ पे भी आएगा तो उस केस में आपका जो है होनिंग इस्तेमाल होनिंग हो गया है ना। सो होनिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके फिनिशिंग करा जाता है होल को या बोर को, तो आपको वो होनिंग हो जाएगा। सो आपका ये जो है राइट आंसर है। देन आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आपका पूछ रखा है पार्ट एक्स का नाम है ना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये वाला है ना, ये वाले का पार्ट पूछ रखा है, तो ये आपका सॉरी ये नहीं है ना, ये पूछ रखा है इसका नाम क्या है, ये एक्स पार्ट का। सो ये जो है आपका, ये आपका सू हो जाएगा है ना, नीचे दे रखा है ये होनिंग का ही है, और इसमें ये आपका सू हो जाएगा। इसमें जैसे कई कई पॉइंट है, ये आपका सू हो गया, ये आपके एब्रेसिव स्टिक हो गए, फिर यहाँ पे एक और आएगा ये वाला, ये जो आएगा ये आपका ब्रॉन्ज गाइड होता है। सो इसमें आपका हो जाएगा एक्स पार्ट, ये आपका सू हो जाएगा है ना। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन इज़ कंट्रोल द फीडिंग ऑफ द अब्रेसिव स्टोन वाइल होनिंग है ना। सो जब होनिंग कर रहे होते हैं, सो अब्रेसिव स्टिक का जो होता है उसमें कंट्रोल द फीडिंग, मतलब फीड करने के लिए जो कंट्रोल करा जाता है वो कौन करता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। सो वेट जो होता है उससे करा जाता है ना, उसको कंट्रोल ऑफ फीडिंग जो है वेट से करा जाता है ना। वेट जो होता है वो कंट्रोल करता है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका नाम पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है क्या है, ये तो आपका ब्रॉन्ज गाइड हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच एब्रेसिव इज यूज फॉर होनिंग टंगस्टन एंड सिरामिक। टंगस्टन और सिरामिक का होनिंग करने के लिए जो एब्रेसिव स्टिक यूज़ किया जाता है, उसमें पूछ रहा है मटेरियल कौन सा होता है टंगस्टन और सिरामिक को होनिंग करने के लिए। तो उसमें जो होता है आपका डायमंड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपका टंगस्टन हो गया और सिरामिक जो है ना बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं, उसके कारण आपका होनिंग के लिए आपका डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये आपका स्टील के लिए होता है, एलुमिनियम ऑक्साइड का, बोरॉन कार्बाइड का होता है इसका, ये आपका गेजेस वगैरह के लिए होते हैं, और सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ये आपका जो टफ मटेरियल होते हैं उनके लिए होता है। आगे आते हैं आपका एक्सरसाइज 133 में, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस दैट स्क्रैप्ड मेटल सरफेस इज डेकोरेटेड विद द यूज़ ऑफ हैंड स्क्रैपर। तो हैंड स्क्रैपर के द्वारा जो है डेकोरेटेड किया जाता है स्क्रैप्ड मेटल को है ना। सो उसमें प्रोसेस का नाम पूछ रहा है, वो कौन सा प्रोसेस है। सो हैंड स्क्रैपर से करोगे तो वो आपका स्क्रैपिंग हो जाएगा। सो आपका स्क्रैपिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा है ना। सॉरी, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस इन हीट स्क्रैप्ड दैट स्क्रैप्ड मेटल सरफेस इज डेकोरेटेड विद द यूज़ ऑफ हैंड स्क्रैपर। तो डेकोरेटेड करने का बात कर रहा है, तो उस केस में जो है ना आपका डेकोरेशन में हो जाए वो फ्रॉस्टिंग करा जाता है ना। हैंड स्क्रैपर से जो करा जाता है वो फ्रॉस्टिंग होता है डेकोरेटेड के लिए। सो आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रैपिंग का जहाँ पे आएगा वहाँ पे स्क्रैपर होगा, बाकी होनिंग लेपिंग तो हमने देख लिया है ना। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका विच फिनिशिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैकिंग। सो कौन सा ऐसा प्रोसेस है, 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से उसको फ्लैकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लैकिंग के नाम से जो होता है फ्रॉस्टिंग को ही जाना जाता है, तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन। ये आपका जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसका नाम पूछ रहा है, ये कौन सा ऑपरेशन कर रहा है। तो ये जो है आपका फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन कर रहा है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका एंगल पूछ रखा है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ फ्रॉस्टिंग लाइन अक्रॉस द वर्क पीस है ना। सो वर्क पीस पे जब हम फ्रॉस्टिंग करते हैं तो उसमें एंगल कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है, कितना एंगल रखा जाता है। सो वो जो है आपका 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए जब भी आप फ्रॉस्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे देखोगे ना ये आपको 45 डिग्री का बन रहा है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका विच प्रोसेस इज यूज एज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल रिटेंशन ऑन स्क्रैप्ड और पॉलिश सरफेस। तो मतलब आपका जो स्क्रैप्ड सरफेस या फिर पॉलिश सरफेस होता है वहाँ से मतलब आपका एक प्रोसेस यूज किया जाता है जिसमें जो होता है आपका इंक्रीजिंग ऑफ ऑयल रिटेंशन। तो ऑयल रिटेंशन को बढ़ाना
होता है, तो उसमें प्रोसेस जो किया जाता है उस प्रोसेस का नाम पूछ रखा है, कौन सा प्रोसेस किया जाता है। सो उसमें जो आपका होता है फ्रॉस्टिंग ही किया जाता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट विद मशीन पार्ट इन ऑर्डर टू कीप देम लुब्रिकेटेड एंड मूविंग स्मूथ इंस्टेंट स्टिकी एंड जर्की मूवमेंट। सो इसमें पूछा है कि मतलब प्रोसेस कौन सा प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है विद द मशीन पार्ट इन ऑर्डर टू कीप लुब्रिकेटेड और साथ ही जो होता है स्मूथ मूविंग के लिए, और स्टील मतलब उस चीज़ को जर्की या फिर स्टिकी जर्की मूवमेंट होता है ना, उस चीज़ को स्टील स्टिकी एंड जर्की मूवमेंट, तो उसके लिए भी जो होता है आपका फ्रॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ फ्रॉस्टिंग टेक्निक। ये जो कर रहा है फ्रॉस्टिंग कर रहा है, इस टेक्निक का नाम पूछ रहा है, ये कौन सा टेक्निक है। तो ये आपका स्टैंड जो है, स्टैंड कंफर्टेबली है ना, आराम से खड़े होकर फ्रॉस्टिंग करा जा रहा है। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 134 एक्सरसाइज है जिसमें ये असेंबली का ही है ना। ये थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन इसमें घुस गया है ना। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय हीट ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर ही कई टॉपिक्स आते हैं ना डिफरेंट, तो ये आपका हीट ट्रीटमेंट आ गया। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो हीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है स्टील में। सो बेसिक चीज़ होती है हीटिंग एंड कूलिंग करी जाती है और उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको चेंज किया जाता है ना। सो बी जो है आपका हीटिंग एंड कूलिंग हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हीट और ट्रीटमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी पढ़ना है और साथ ही आपका थ्योरी में तो है ही है ना। सो सेकंड क्वेश्चन आता है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सीइंग द एग्जैक्ट ग्रेन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोकन मेटल, है ना। सो टूटा हुआ मेटल जो होता है उसको जो ग्रेन साइज होता है या फिर स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए जो होता है आपका माइक्रोस्कोप होता है ना, जिससे हम जो छोटी चीज़ें होती हैं ना उसको बड़ा करके देख सकते हैं। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है लेकिन उसकी कैपेसिटी जो होती है ना कम होती है, मैग्नीफाई करने का वो कम होता है कंपैरिजन टू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में ना कई एक्स तक हम जो आपका ये 1 माइक्रोन का भी होगा ना उसको भी हम देख सकते हैं, पर इसमें ना आप नहीं देख सकते मैग्नीफाइंग ग्लास में। लेंस भी होता है, बाइनोकुलर जो होता है ये भी होता है, लेकिन कंपेयर ये पूछ रहा है ग्रेन साइज है ना, एग्जैक्ट ग्रेन साइज और स्ट्रक्चर, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है विच मेटल इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। सो आयरन और कार्बन के जो अलॉय होते हैं उसका नाम क्या है, तो आपका स्टील होता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम आयरन में आते हैं, ये आपका पिग आयरन लिख रखा है, ये आपका इम्प्योर होता है, इम्प्योर फ्रॉम आयरन होता है ना। ब्रास जो होता है इसमें कॉपर और जिंक होता है, और ब्रॉन्ज जो होता है जो एलॉय होती है आपका कॉपर एंड टीन का होता है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील रिलेटिवली सॉफ्ट एंड डक्टाइल बट कंपेरेटिवली वीक। सो पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है स्टील का जो आपका सॉफ्ट और डक्टाइल होता है, और कंपेरेटिवली मतलब कंपेयर करके कह रहा है कि वो कमज़ोर होता है ना। सो वो जो होता है आपका फेराइट जो होता है, हाँ, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है और साथ ही आपका थोड़ा वो कमज़ोर भी होता है। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना। अब देखो क्या है ना, स्टील का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत हार्ड होता है और साथ ही ब्रिटल होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सो वो जो होता है आपका सीमेंटाइट होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है साथ ही ब्रिटल होता है। इसको ठोकने जैसे आपका जैसे सीमेंटाइट कैसे होता है ना, जैसे हम गर्म करते हैं किंचिंग मीडिया इस्तेमाल करके, वैसे करके बनता है। सो उस केस में आपका सीमेंटाइट जो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि आपका रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर पे। ये आपका 6 नंबर दिखा रखा है। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टर्म। ये जो दिखा रहा है ना इसके बारे में पूछ रहा है, क्या टर्म को दिखा रहा है। ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड, है ना। जब हम इसको गर्म करते हैं ना तो उस टाइम पे किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है वो दिखा रहा है।
तो ये आपका देखो ये ऑस्टेनाइट हो गया, ये ऑस्टेनाइट है। यहाँ पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है आपका 723 डिग्री सेल्सियस में है। ये आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे 900 डिग्री आ रहा है। और ये आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है कूलिंग के लिए 693 डिग्री सेल्सियस होता है ना। बाकी ये फेराइट और पियरलाइट का कॉम्बिनेशन है, 600 डिग्री में दिखा रहा है। ये सीमेंटाइट का और पियरलाइट का है, ये ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का है। ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। सो इस चीज़ का पार करने के बाद ही आपका फॉर्म चेंज होगा, है ना। बाकी ये कार्बन कंटेंट का है और इधर आपका ये टेम्परेचर का है ना। सो ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड, जब हम स्टील को गर्म करते हैं उस टाइम कैसे फॉर्म होता है उसका दिखा रहा है ना। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच टेम्परेचर इज कमेंसिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट, है ना। अब देखो क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पे आपका किस टेम्परेचर पे जाके जो स्ट्रक्चर होता है ऑस्टेनाइट पे चेंज होता है ना। हम इसी में देख लेते हैं ऑस्टेनाइट, है ना। तो ऑस्टेनाइट हमारा यहाँ पे है। सो किसके बाद चेंज हो रहा है, तो 723 डिग्री सेल्सियस के बाद ही चेंज हो रहा है वो, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन स्टील इज हीटेड अबव 720 डिग्री 23 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर का नाम पूछ रखा है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो आपका ऑस्टेनाइट बोलते हैं ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। थोड़ा पहले वो था कि आप लोग क्वेश्चन देखो 7 नंबर जो था इसमें आपका टेम्परेचर पूछ रखा था और यहाँ पे क्या है टेम्परेचर दे दिया है, उसका फॉर्म पूछ रहा है ना। सो ऑस्टेनाइट हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट चेंज इफ द हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली। अब ऑस्टेनाइट को क्या कर रहा है, रैपिडली जब यदि हम मतलब तेज़ी से हम उसको ठंडा करते हैं तब जो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम जब ऑस्टेनाइट को चेंज होने के बाद ऑस्टेनाइट में जो आपका स्टील है ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया, देन आप उसको रैपिडली कूलिंग करते हो, मतलब बहुत तेज़ी से करते हो ना, तो उस टाइम के वो मार्टेनसाइट बन जाता है। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मार्टेनसाइट होगा। जो बहुत तेज़ी से आप उसको ठंडा करोगे ना तो वो हार्ड हो जाता है बिल्कुल। सो मार्टेनसाइट जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस हार्डनिंग, है ना। सो हार्डनिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो बी नंबर हो जाएगा, टू कट एबिलिटी, है ना, कटिंग एबिलिटी। तो एड मतलब उसमें क्या है, कटिंग एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। और साथ ही वियर एब्रेशन का है, वियर एब्रेशन करता है ना, घिसाव का जो है प्रतिरोध करता है। सो बी जो है आपका टू एड कटिंग एबिलिटी, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ऑल प्लेन कार्बन स्टील। सो जितने भी प्लेन कार्बन स्टील होते हैं उसके जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है उसके बारे में पूछा है। तो वो जो आपका होता है 723 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेचर एट विच द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कम्प्लीटली चेंज टू ऑस्टेनाइट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है ऑस्टेनाइट में, तो उसका टेम्परेचर का पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे जाके वो ऑस्टेनाइट पे चेंज हो जाता है। सो ऑस्टेनाइट पे चेंज होगा दैट मीन्स वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाएगा, है ना। सो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाना पूर्णतः हो रहा है ना, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो आपका जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगा ना, क्योंकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो चेंज होना स्टार्ट होता है ऑस्टेनाइट में, और ये कम्प्लीटली चेंज होने की बात कर रहा है। तो आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में तो है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, जो आपका 923 डिग्री सेल्सियस है ना। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील कॉल्ड यूटेक्टाइड स्टील। तो यूटेक्टाइड स्टील जो है, स्टील का कौन सा ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आपका पूछ रहा है। यूटेक्टाइड स्टील जो होता है, स्टील इज कॉल्ड यूटेक्टाइड, मतलब कार्बन परसेंटेज जो होता है स्टील में आपका कितना परसेंट होता है जिसको यूटेक्टाइड स्टील के नाम से जानते हैं। तो उसमें आपका होता है जो 0.84% होता है ना, यही आपका होता है यूटेक्टाइड स्टील, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लेस और मोर का भी लिख रखा है, इसका भी बनता है। ये जो हो जाएगा आपका लेस वाला जो है हाइपो हो जाएगा और मोर देन जो है आपका हाइपर हो जाएगा, है ना। इसमें खाली यूटेक्टाइड पूछ रखा था, तो आपका डी जो है 0.84%, ये आपका यूटेक्टाइड हो जाएगा, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। कार्बन कंटेंट अप टू 1.15
1.5% इन स्टील। अब स्टील में पूछ रहा है जब आपका कार्बन कंटेंट जो है 1.15% से मतलब अप टू पूछ रहा है, मतलब आपका 1.15% तक हम कार्बन यदि डालते हैं स्टील में, तब उसमें केस में आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है प्लेन कार्बन स्टील का कितना होगा वो पूछ रखा है। तो उस केस में आपका जो होता है जब आपका 1.15% कार्बन मिलाते हैं स्टील में तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 800 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सॉकिंग टाइम फॉर 10 mm थिकनेस कार्बन एंड लो अलॉय स्टील। सो 10 mm के थिकनेस मतलब 10 mm के मोटाई के कार्बन एंड लो अलॉय का जो स्टील होता है उसका सॉकिंग टाइम पूछ रहा है। सॉकिंग टाइम होता क्या है कि आप किसी रूम टेम्परेचर पे या फिर एक यूनिवर्सल टेम्परेचर होता है वहाँ पे आप एक टाइम तक मतलब एक उसका ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन है उसी के बारे में पूछ रखा है। 10 mm थिकनेस का है तो उस केस में जो हो जाएगा आपका 5 मिनट हो जाएगा। जब 10 mm का है तो 5 मिनट तक उसको सॉकिंग करेंगे, है ना। देन उसको जो काम करने का है आगे का प्रोसेस करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच क्विंचिंग मीडिया गिव्स अ फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। तो कौन सा जो होता है क्विंचिंग मीडिया में क्या है, वाटर आता है, ऑयल आता है, ब्राइन सॉल्यूशन आता है, देन एयर आता है ना। सो ये सारे आते हैं तो इनमें से पूछ रहा है फास्टर रेट मतलब तेज़ी से किस में ठंडा किया जा सकता है, तो आपका ब्राइन सॉल्यूशन में होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ड्रिल एंड मिलिंग कटर, है ना। सो ड्रिल और मिलिंग कटर का जो टेम्परिंग टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है उसके बारे में पूछ रखा है। सो आपका ड्रिल्स और मिलिंग कटर जो होते हैं उसको 240 डिग्री पे किया जाता है टेम्परिंग। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ट्रीटमेंट प्रोसेस इज इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी। सो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं जिसमें आपका मशीनेबिलिटी का जो गुण है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपका एनीलिंग में होता है ना, एनीलिंग करा जाता है जिसमें आपको मशीनेबिलिटी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। हार्डनिंग में क्या होता है, कटिंग एबिलिटी और साथ ही आपका जो है घर्षण का विरोध करने का उसमें क्षमता आ जाता है। नॉर्मलाइजिंग में आपका ग्रेन स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन किया जाता है। बाकी टेम्परिंग जो होता है इसमें आपका ब्रिटलनेस को रिड्यूस करा जाता है टेम्परिंग में और साथ ही टफनेस को इंड्यूस करा जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ द हीटिंग टेम्परेचर रेंज फॉर हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वाइल एनीलिंग, है ना। तो जब हम एनीलिंग कर रहे होते हैं ना तो उस केस में पूछ रखा है जब हाइपो मतलब 0.84% से कम होगा इसमें कार्बन परसेंटेज, है ना। सो उस स्टील को जब हम गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में तो इसका पूछ रहा है हीटिंग टेम्परेचर का रेंज कितना होगा, है ना, किससे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से। सो उस केस में जो होता है हाइपो यूटेक्टाइड स्टील के केस में जो टेम्परेचर रेंज होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से जब उसको एनीलिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में आपका 30 से 50 डिग्री का होता है रेंज, है ना। जैसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमारा हो गया जैसे 923 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद इतना डिग्री का और रेंज रहेगा उसके बीच में, है ना। उसके बाद ही करते हैं देन आपका एनीलिंग हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कूलिंग रेट ऑफ व्हाट इज़ द कूलिंग रेट फॉर कार्बन स्टील वाइल एनीलिंग। अब इसमें कूलिंग रेट पूछ रखा है ना। जब हम एनीलिंग कर रहे हो तो कार्बन स्टील जो होता है हमारा उसको जब हम एनीलिंग करते हैं तो जो उसको कूलिंग करने का दर है मतलब 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री सेल्सियस में ठंडा करना है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो जब हम एनीलिंग कर रहे होते हैं ना तो उस केस में आपका जो कार्बन स्टील होता है उसका जो कूलिंग रेट होता है आपका 100 से 150 से डिग्री सेल्सियस जो है पर आवर होना चाहिए। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रोसेस रिमूव्स द इंटरनल डिफेक्ट और टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट वाइल हीट ट्रीटमेंट, है ना। जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम पे इंटरनल डिफेक्ट और ग्रेन स्ट्रक्चर को जो है रिफाइन करने का काम जो स्टील में करा जाता है स्टील कंपोनेंट में, तो उस प्रोसेस का नाम पूछा है। तो आपका नॉर्मलाइजिंग होता है। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि आपका रिफाइन करा जाता है स्टील के स्ट्रक्चर को जब हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ये चीज़ एनीलिंग में भी आएगा। जब एनीलिंग ऑप्शन में रहेगा और नॉर्मलाइजिंग में रहेगा तो उस केस में आपका नॉर्मलाइजिंग आता है। बाकी आपका एनीलिंग में भी रिफाइन स्ट्रक्चर का आता है। लेकिन इसमें क्या है ना इंटरनल डिफेक्ट इसमें नहीं करे जाते हैं, ना। तो आपका नॉर्मलाइजिंग में ही होता है बस। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज आपका 136-37 है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस काउज अंडर द सरफेस हार्डनिंग, है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है सरफेस हार्डनिंग के अंदर आता है। तो आपका केस हार्डनिंग जो होता है वो आपका सरफेस हार्डनिंग के अंदर आता है ना, बाकी या हीट ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट स्टील इज नॉट रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट हार्डनिंग प्रोसेस, माफ़ कीजिएगा। सो इसमें पूछ रहा है कितना कार्बन परसेंटेज जो होता है डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करता है ये हार्डनिंग प्रोसेस के लिए, है ना। तो वो जो होता है आपका 0.15% जो होता है स्टील का कंटेंट जो जिस पे पाया जाता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करता है हार्डनिंग प्रोसेस के लिए। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द कार्बन कंटेंट ऑफ द सरफेस लेयर इज इंक्रीज टू 0.9%। इसमें पूछा है कि कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होता है कार्बन कंटेंट सरफेस, मतलब उसका जो बाहरी वाला एरिया है वहाँ पे 0.9% तक कार्बन कंटेंट को बढ़ा दिया जाता है। तो आपका केस हार्डनिंग में होता है ना, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द सरफेस लेयर ऑफ कंपोनेंट गेट हार्डनेस एंड द कोर विल रिमेन सॉफ्ट। इसमें पूछा है कि हीट ट्रीटमेंट का कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो उसका बाहर का सरफेस जो है ना बहुत ही हार्ड हो जाता है और जो अंदर का कोर है वो सॉफ्ट ही रह जाता है। तो आपका केस हार्डनिंग में ही होता है ना। केस हार्डनिंग में बाहर का जो एरिया होता है बहुत ही हार्ड हो जाता है और अंदर का जो एरिया होता है वो सॉफ्ट ही रहता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। सो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, माफ़ कीजिएगा। सो ये क्वेश्चन है आपका व्हाट टेम्परेचर द कार्बोनेशियस गैसेस पेनेट्रेट इनटू द सरफेस ऑफ वर्कपीस व्हाइल कार्बोराइजिंग। तो जब हम कार्बोराइजिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में जो आपका गैस है कार्बोनेशियस गैस है तो कितने तापमान पर जो होता है वो पेनेट्रेट करता है ना। सो जो आपका कार्बोराइजिंग प्रोसेस में जो वर्कपीस में डालते हैं तो जो कार्बोनेशियस गैसेस हैं वो आपके जो 800 से 930 ऐसा कुछ होता है। ये आपका सी में दे रखा है 880 से लेकर 930 इसके बीच में टेम्परेचर में ना आपका जो कार्बोनेशियस गैसेस जो होते हैं वो पेनेट्रेट करने लगते हैं सरफेस पे, है ना, जो वर्कपीस होता है उसके। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस मेटल पार्ट्स आर पैक्ड इन सुटेबल मेटल बॉक्स। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें जो आपका जो मेटल पार्ट्स होता है एक मेटल बॉक्स में पैक करके किया जाता है ना। सो आपका वो जो होता है पैक कार्बोराइजिंग में होता है ना। सो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि उसमें मेटल बॉक्स होती है और वहीं पे आपका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस करा जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर। इसमें क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनर्जियर दैट एडेड टू स्पीड अप द कार्बोराइजिंग प्रोसेस इन पैक कार्बोराइजिंग। इसमें बोल रखा है कि आपका जो पैक कार्बोराइजिंग होता है ना उसमें आपका उसका नाम पूछ रखा है। जो एनर्जाइजर होता है जो एनर्जी बढ़ाता है उसका नाम पूछ रखा है कि पैक कार्बोराइजिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है जो स्पीड अप कर देता है कार्बोराइजिंग प्रोसेस में, है ना। सो उसमें जो होता है आपका इस्तेमाल जो किया जाता है वो आपका बेरियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है पैक कार्बोराइजिंग में, जो एनर्जाइज करता है, मतलब और ज़्यादा ऊर्जा बढ़ा देता है जिससे आपका जल्दी से कार्बोराइजिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी से हो सके। स्पीड अप कह रहा है मतलब जल्दी जल्दी कर सकता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट सॉरी, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कार्बोराइजिंग ए वेरीज रैपिड, है ना। सो इसमें पूछ रहा है कौन सा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपका कार्बोराइजिंग जो है बहुत ही तेज़ी से होता है ना। सो अभी तक हमने जैसे देखा तो वही आपका हो जाएगा सोल्ट बाथ कार्बोराइजिंग जो होता है ना। इसमें पैक कार्बोराइजिंग का भी ऑप्शन है पर आपका सॉल्ट बाथ ही होगा, है ना। सॉल्ट बाथ में जो होता है बहुत ही तेज़ी से करा जाता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हार्डनिंग प्रोसेस जो होती है जिसमें सॉल्ट बाथ कार्बोराइजिंग जो होती है इसमें बहुत तेज़ी से करा जाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस सुटेबल फॉर थिन केसेस अबाउट
0.25 mm है ना। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो पतले केसेस होते हैं अप टू कितना है 0.25 तक, तो उसमें जो सरफेस हार्डनिंग मेथड किया जाता है इस्तेमाल, उसका नाम पूछा है ना, कौन सा प्रोसेस जो होता है सूटेबल होता है सरफेस हार्डनिंग का। तो जो आपका 0.25 तक है ना, उसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है पैक कार्बोराइजिंग। सो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस मेथेन और प्रोपेन गैस इज डायरेक्टली फीड इनटू द कंटेनर इन द दैट द वर्क इज प्लेस। तो जहाँ पे आपका वर्क होता है ना, वहाँ पे डायरेक्टली जो है मेथेन और प्रोपेन को कंटेनर में ही फीड किया जाता है। तो वो कौन सा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है जिसमें इस तरह का काम किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका गैस कार्बोराइजिंग में इस्तेमाल किया जाता है ये, क्योंकि मेथेन और प्रोपेन जो है ये दोनों गैसें हैं ना। सो आपका गैस कार्बोराइजिंग जो होता है उसमें आपका मेथेन और प्रोपेन को क्या होता है डायरेक्टली कंटेनर में फीड किया जाता है हार्डनिंग प्रोसेस के लिए। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोराइज स्टील मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में जो दिखा रखा है उस माइक्रो स्ट्रक्चर का नाम पूछ रखा है, इसका नाम क्या है ना। तो ये जो है आपका पियर लाइट है ना, ये आपका पियर लाइट है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये आपका पियर लाइट हो जाएगा। देन और देखेंगे स्ट्रक्चर आएगा अभी है ना। ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा था, तो ये आपका पियर लाइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। सो विच केस हार्डनिंग प्रोसेस हीटिंग द मेटल पार्ट्स एट 500 डिग्री सेल्सियस इन कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ अमोनिया गैस फॉर अप टू 100 आवर। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका केस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें आपका अमोनिया गैस जो है इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो होता है अमोनिया गैस को 100 घंटे तक लगातार फीड किया जाता है। उसके बाद आपको सर्कुलेशन जो है 100 घंटे तक लगातार चलती है ना। सो वो आपका गैस नाइट राइडिंग में होता है। अमोनिया गैस जो होता है नाइट राइडिंग में इस्तेमाल किया जाता है ना। सो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर अलॉयड एंड अनअलॉयड टाइप ऑफ स्टील। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका सरफेस हार्डनिंग जो होता है अलॉयड पे भी और अनअलॉयड पे भी, दोनों के दोनों पे, स्टील में भी जैसे अनअलॉयड आते हैं अलॉयड में आते हैं। अब स्टील में जैसे अलॉयड में आओगे तो आपके स्टेनलेस स्टील हो गया, वो आपका अलॉयड होता है ना। अब नॉन अलॉयड में आओगे तो आपका रोट आयरन जैसे हो गया है ना। सॉरी वो तो स्टील में नहीं है, टाइप ऑफ स्टील कुछ कुछ होते हैं ना। तो वो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा सरफेस हार्डनिंग जो है मेथड इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आपका सॉल्ट बाथ नाइट राइडिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इन दैट द हीट इज़ अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द वर्क पीस बाई स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बर्नर है ना। तो आपका जब स्पेशली बर्नर को बनाया जाता है उस केस में पूछ रहा है कि उसमें हीट जो है अप्लाइड करी जाती है सरफेस ऑफ द वर्क पीस है ना। सो उसमें वर्क पीस के सरफेस पे हीट अप्लाई करी जाती है और उसके लिए अलग से बर्नर जो है वो तैयार किया जाता है। तो उसमें पूछ रहा है कि सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस का नाम पूछ रखा है जिसमें इस तरह का किया जाता है। तो वो जो होता है फ्लेम हार्डनिंग होता है जिसमें आपका बर्नर होता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेम हार्डनिंग अभी ये आपका जैसे नीचे दिखा रखा है, ये नहीं है, ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या है ना, वाटर का लगातार इस्तेमाल है, स्प्रे कर जा रहा है, गैस है, बर्नर है। अब इसमें पूछ रखा है ये जो सरफेस हार्डनिंग मेथड दिखा रखा है फिगर में, थोड़ा और बढ़िया से दिखा देता हूँ। ये आपका इसका नाम पूछ रखा है, ये कौन सा सरफेस हार्डनिंग का मेथड है ना। तो ये जो है आपका ये जिसमें ये आपका नाइट राइडिंग हो जाएगा है ना। ये नाइट राइडिंग है, सरफेस हार्डनिंग वे नाइट राइडिंग का है। ये थोड़ा सा हार्ड ग्लोइंग सॉफ्ट है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गैस का इस्तेमाल किया जाता है ना, नाइट राइडिंग में अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये बर्नर हो गया, इधर से आपको वाटर स्प्रे करा जा रहा है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील इज़ यूज फॉर फ्लेम हार्डनिंग। इसमें पूछ रखा है आपका जो फ्लेम हार्डनिंग किया जाता है उसमें परसेंटेज कितना होता है कार्बन का स्टील में है ना।
सो जब हम स्टील में आपका फ्लेम हार्डनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कार्बन परसेंटेज जो होता है आपका 0.352। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना डिफिकल्ट, ये आपका हो जाएगा 0.35 टू 0.7%। ये जो होता है आपका फ्लेम हार्डनिंग जब करते हैं तो उसमें आपका कार्बन परसेंट इतना होता है स्टील में। टी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर थोड़ा जाओगे ना तो थोड़ा हार्ड होते जाता है ना, और जो आपका 1.75 के बाद ना उसको फोर्जेबल नहीं होता है। पर यहाँ पे फ्लेम हार्डनिंग की बात कर रहा है ना, तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 0.35 टू 0.7%। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है विच सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इज यूज इन प्रोडक्शन मेथड। सो पूछ रहा है कि कौन सा सरफेस हार्डनिंग मेथड जो होता है या प्रोसेस होता है जिसको हम प्रोडक्शन मेथड में इस्तेमाल करते हैं। सो प्रोडक्शन मेथड जो होता है उसमें जो सरफेस हार्डनिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो आपका होता है इंडक्शन हार्डनिंग का। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस जो है इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है वो आपका प्रोडक्शन मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, तो सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। इसमें कॉपर का ट्यूब है, ये आपका वर्क पीस है, ये आपका इंडक्शन का हो जाएगा ना, इंडक्शन हार्डनिंग। पी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 138 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन ये भी असेंबली का ही क्वेश्चन है। ये असेंबली चैप्टर क्या है ना, थोड़ा लंबा है, उसके कारण आप देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। तो इस पे आपका पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द नेम ऑफ टर्म विच इज ग्रेजुअली नैरोइंग इंक्रीजिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एदर थिकनेस और सिलेंड्रिसिटी। मतलब आपका ऐसे कह रहा है, इधर से है, इधर से गलत बना दिया है ना, ये इस तरह से हो रहा है ना। इस टर्म को बारे पूछ रहा है, नैरो से लेकर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑब्जेक्ट, थिकनेस या फिर सिलेंड्रिसिटी में, तो इसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो ये आपका टेपर हो जाएगा। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टेपर है, यहाँ पे क्या है कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ये आपका टेपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें और बता देता हूँ। ये जैसे पैरेलल का है तो ये आपका ये चीज़ें जो होती है समांतर जो होती है वो पैरेलल। कॉन्सेंट्रिसिटी जो होता है इस तरह का आपका 2 सर्कल बनेगा, उसमें बनेगा है ना, स्टेप्स हो गया या फिर ऐसे। एक्सेंट्रिसिटी इसको चेक किया जाता है उसमें, जैसे आपका वो मिलेगा। एक्सेंट्रिक भी इसी तरह का होता है, उसमें इस्तेमाल किया, जैसे फोर जो चेक होता है ना उसमें आपको मिलेगा एक्सेंट्रिसिटी। आपके जो ग्राइंडर होते हैं उसको जब सेट किया जाता है उस टाइम पे करा जाता है एक्सेंट्रिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड क्वेश्चन है विच वन इज ड्राइव थ्रू द की वे एंड इंश्योर टाइटनेस ऑफ जॉइंट इन ऑपरेशन एंड प्रिवेंट लूजनिंग ऑफ द पार्ट्स। सो पूछ रहा है कि कौन सा की वे जो है इंश्योर करता है टाइट ऑफ जॉइंट ऑपरेशन, प्रिवेंट लूजनिंग द पार्ट, है ना, तो मतलब लूज होने से बचाने के लिए। तो उसमें आपका पूछ रहा है कि ड्राइव थ्रू द की वेज इंश्योर टाइटनेस ऑफ जॉइंट। तो इस केस में जो होता है आपका इस्तेमाल किया जाता है टेपर की का, है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टेपर रेशियो ऑफ की। की का टेपर रेशियो पूछ रखा है कितना होता है, तो की का जो होता है 1:100 होता है ना। ये आपका पहला सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1:50 जो होता है ये आपका पिन का होता है, टेपर पिन होते हैं या पिन होते हैं उनका रेशियो होता है। की का जो होता है आपका 1:100 का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ओके, सो व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेपर रेशियो ऑन क्वार्टर। अब क्वार्टर का पूछ रहा है, क्वार्टर जो होता है उसमें नॉर्मल वैल्यू टेपर रेशियो ही नॉर्मल कह लो। सो आपका क्वार्टर का जो टेपर रेशियो होता है वो कितना होता है, तो वो जो होता है आपका 1:48 का होता है, से लेकर 1:24 तक का होता है ना। सो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। टेपर रेशियो फॉर क्वार्टर है ना, क्वार्टर के लिए टेपर रेशियो कितना होता है 1:48 से लेकर 1:24 तक होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन इज यूज बिटवीन शाफ्ट एंड हब फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। तो मोशन कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ मोशन में जिसमें आपका शाफ्ट और हब में कुछ चीज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, यूज किया जाता है। तो वो क्या इस्तेमाल किया जाता है जिससे शाफ्ट और हब में लगाया जाता है और वो
यहाँ पे थोड़ा सा उसका लिखा नहीं है, ट्रांसपोजिशन ऑफ मोशन खाली कर रखा है ना, ट्रांसमिशन ऑफ मोशन के लिए, तो उसमें आपका की का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। की जो होता है बाकी दोनों जगह लगता है, बाकी कोई नहीं लगता है, सो की जो है राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेपर रेशियो ऑफ टेपर पिन। अब टेपर पिन जो होता है उसका रेशियो पूछ रहा है, टेपर पिन का रेशियो कितना होता है। तो इसमें पिन का आ गया तो आपका 1:50 का आ जाएगा, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा ना। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेपर इज यूज फॉर होल्डिंग एंड ड्राइविंग कटिंग टूल लाइक ड्रिल एंड रीमर। तो इसमें पूछ रखा है जो आपका कटिंग टूल्स होते हैं लाइक ड्रिल और रीमर, तो उसके लिए जो होता है टाइप ऑफ टेपर के बारे में पूछ रखा है जो होल्डिंग और ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो वो जो उसमें आपका टाइप ऑफ टेपर होता है वो आपका मोर्स टेपर होता है ना, ड्रिल और रीमर के लिए मोर्स टेपर होता है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में चाहिए पार्ट का नाम पूछ रखा है ये वाले का, तो ये आपका की है ना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जी वेट टाइप का की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट शाफ्ट विथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ओनली, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि शाफ्ट को जो होता है कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए, खाली उसमें मोशन जो आएगा ना वो खाली रेसिप्रोकेटिंग मोशन आएगा, तो उस केस में जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका क्वार्टर का इस्तेमाल किया जाता है ना शाफ्ट को जोड़ने के लिए। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सरफेस फिनिश ऑन टाइप ए टेपर पिन। सो टाइप ए टेपर पिन जो होता है उसका सरफेस फिनिश जो होता है उसमें रफनेस वैल्यू कितना होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो होता है सरफेस फिनिश में रफनेस वैल्यू जो होता है टाइप ए टेपर पिन का वो N6 होता है, और इसका वैल्यू जो है जैसे ये आपका रफनेस वैल्यू पूछ रखा है ना, रफनेस वैल्यू में ये आपका N6 हो गया। इसके अंदर जो है ना एक वैल्यू लिखा जाता है जो आपको माइक्रोन्स में आता है। सो N6 का जो होता है 0.8 माइक्रोन होता है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रफनेस वैल्यू ऑफ सरफेस फिनिश ऑन टाइप बी टेपर पिन। तो टाइप ए तो हमने देख लिया N6 का हो गया, टाइप बी जो हो जाएगा वो आपका N7 का हो जाएगा और इसका 1.6 माइक्रोन का होता है ना। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असेंबली को जो है पूरा कर देते हैं, उसके बाद कुछ पार्ट रह जाएगा इस पे से। थर्ड सेमेस्टर बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसके कारण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं ना। तो इसमें है आपका कितना एक्सरसाइज है 139 एंड 40 है ना। सो इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है विच मटेरियल फ्रॉम देयर ओन प्रोटेक्टिव कोटिंग दैट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल होता है जिसमें उसका खुद का प्रोटेक्टिव कोटिंग एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर में। तो वो जो होता है आपका नॉन फेरस मेटल होता है और अलॉय होता है ना। सो आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नॉन फेरस मेटल जो भी होते हैं ना या फिर अलॉय होते हैं तो उनमें कोरोजन फ्री रहता है मैक्सिमम देखोगे तो। यही आपका कोटिंग दैट एक्सपोज मतलब कोटिंग। अब एल्यूमिनियम के क्या है ना अलग से कोटिंग नहीं रहती है, गोल्ड पे कोई कोटिंग नहीं रहती है, कॉपर पे जाओगे उस पर भी आपका किसी प्रकार की कोटिंग नहीं मिलती है ना। वो कोटिंग लगाई जाती है, जैसे कंडक्टर बना दिया तो उस पर आपका कोटिंग लगता है प्लास्टिक का, पीवीसी का वैसे लगता है। बाकी वैसे आपका एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए वैसे नहीं लगता है ना। सबका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन आयरन एंड स्टील। तो आयरन और स्टील के लिए जो होता है जो प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो वो क्या करता है कोरोजन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन मतलब जंग लगने से बचाता है कोटिंग जो किया जाता है उससे आयरन और स्टील में, है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर पे इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस इन दैट स्टील शीट आर कोटेड विद जिंक, है ना। सो जो स्टील पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रोसेस का नाम पूछ रखा है उसको क्या बोलते हैं। तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में जो होता है स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग करी जाती है ना। सो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज वाइडली यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड डेकोरेशन ऑफ मेटलिक कंपोनेंट। तो इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। सो डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है और प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका मेटलिक कंपोनेंट होता है उसका, है ना। तो वो कौन सा होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो डेकोरेशन के लिए यदि देखोगे ना, ऐसे नॉर्मली प्रोटेक्शन में जाओगे, मेटलिक कंपोनेंट में जाओगे तो पेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना। और इसमें जैसे डेकोरेशन का बात कर रहे हैं ना, तो डेकोरेशन या फिर इस पे आते हो तो आपका पेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, है ना। सो आपका सी में जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा स्प्रेइंग या कोटिंग विद पेंट। सी जो है राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन दैट पाउडर इज स्प्रेड ऑन मेटलिक सरफेस एंड बेकिंग एट द सुटेबल टेम्परेचर। इसमें पूछ रहा है प्रोसेस का नाम जिसमें आपका पाउडर जो है स्प्रे करा जाता है मेटलिक सरफेस के ऊपर और बेकिंग करी जाती है सुटेबल टेम्परेचर पे, है ना। सो वो जो होता है आपका इनेबलिंग में होता है ऐसा, है ना। सो इनेबलिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको पूछ रखा है व्हाट इज विच टेम्परेचर सूटेबल फॉर बेकिंग इन इनेबलिंग प्रोसेस। तो इनेबलिंग प्रोसेस में जो बेकिंग किया जाता है कौन सा टेम्परेचर में, कितने टेम्परेचर पे किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच कोटिंग आर अप्लाइड बाई इमर्सन इन मोल्टन प्लास्टिक। तो मोल्टन प्लास्टिक में इमर्सन मेथड के द्वारा जो होता है कोटिंग करी जाती है, तो उस प्रोसेस का नाम पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच कोटिंग आर अप्लाइड बाय इमर्सन इन मोल्डिंग प्लास्टिक, है ना। मोल्डन प्लास्टिक के ऊपर जो होता है इमर्सन को अप्लाइड किया जाता है ना कोटिंग के रूप में, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लास्टिक कोटिंग। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर पे। सो 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मेटलिक कोटिंग इन विच रोलिंग ड्राइंग और लेयर ऑफ मेटल ऑन बेस मेटल। तो उसमें प्रोसेस का नाम व्हाट इज द नेम ऑफ मेटलिक कोटिंग, मेटलिक कोटिंग का नाम पूछ रखा है जिसमें रोलिंग या फिर ड्राइंग करके लेयर्स ऑफ मेटल टू द बेस मेटल के ऊपर वो चढ़ाया जाता है ना, रोलिंग करके या फिर ड्राइंग करके। तो ऐसा जो होता है आपका क्लैडिंग में किया जाता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने गैल्वेनाइजिंग का देख लिया, स्प्रेइंग का भी देख लिया और ये आपका लेमलिंग का भी देख लिया। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच हीटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर स्प्रेड ऑन द प्रिपेयर्ड सरफेस विथ कंप्रेस्ड एयर। तो कंप्रेस्ड एयर के साथ करके जो प्रिपेयर्ड सरफेस होता है उस पर स्प्रे करते हैं विच हीटेड पार्टिकल ऑन मेटल, है ना। तो उस प्रोसेस का नाम पूछ रखा है आपका क्या किस में किया जाता है इस तरह से, जिसमें आपका कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके जो होता है स्प्रे करा जाता है आपका मेटल के ऊपर और उसके ऊपर प्रोसेस करके, मतलब आपका ऐसे इसमें लिखा नहीं है लेकिन मेन जो है आपका कोरोजन फ्री करना होता है। तो ये आपका कोरोजन फ्री होता है नहीं, हीटेड पार्टिकल जो होता है मेटल का उस पर स्प्रे करा जाता है और जो सरफेस बनाया जाता है कंप्रेस एयर का यूज़ करके, उस प्रोसेस का नाम पूछ रखा है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सो उस प्रोसेस को हम स्प्रेइंग बोलते हैं। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको मिलेगी ऑटोमोबाइल में जब जाओगे ना तो वहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद ज़्यादातर ये ऑटोमोबाइल्स में ये दिखती हैं ना, और जो बड़े बड़े प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे ये सब चीज़ें जहाँ पे ऐसा काम होता है। लेकिन ज़्यादातर ये काम जो होते हैं ना स्प्रे वाले जो कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल करके ऑटोमोबाइल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। डी जो है राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन है आपका विच वन इज नॉन मेटलिक कोटिंग। इसमें पूछ रहा है कौन जो है आपका नॉन मेटलिक कोटिंग है। सो इसमें जैसे देखते हैं ना नॉन मेटलिक कोटिंग, से यही आपका नॉन मेटलिक कोटिंग हो जाएगा क्योंकि ये मेटल के ऊपर लगता है, ये भी लगता है। ये जो होता है लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ऑयल और ये आपका ग्रीस का। बाकी ऐसा नहीं है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन मेटलिक पूछ रहा है, नॉन मेटलिक कोटिंग कौन सी है, ये कहीं पे भी करा जा सकता है। थोड़ा सा इसमें डाउट है ना। तो सी जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा ना। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटलिक कोटिंग इज सेव्ड द मोर एक्सपेंसिव मेटल। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मेटलिक प्रोसेस है, मतलब कोटिंग है जिसमें जो भी आपके बहुत ही महंगे जो होते हैं मटेरियल मेटल्स होते हैं उनको बचाने का काम करता है ना। तो इसमें
महंगे मेटल जो होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग करी जाती है, या फिर उसका नाम देख लो कि उसको क्या बोलते हैं। सो वो जो होता है आपका क्लेडिंग होता है ना, जो भी आप एक्सपेंसिव मेटल होते हैं ना, उस पर क्लेडिंग प्रोसेस करके उसको कोरोजन फ्री रखा जाता है, या फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रोटेक्शन कोटिंग इज हीट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल, है ना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हीट रेजिस्टेंस और केमिकल से रेजिस्टेंस, उसमें एज ए नॉर्मल समझ लो कि आपका हीट रेजिस्टेंस होगा, साथ ही साथ आपका केमिकल रेजिस्टेंस भी होगा। तो उसमें आपका जो प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रोटेक्शन कोटिंग इज हीट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल। इसमें प्रोटेक्शन कोटिंग का नाम पूछा है, जो कि आपका हीट रेजिस्टेंस होता है और साथ ही आपका केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है ना। सो वो जो होता है आपका इनेबलिंग में होता है, ऐसा है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटलिक कोटिंग द सरफेस ऑफ शाफ्ट इज डन बाय डिपॉजिटिंग वियर रेजिस्टेंस एलॉय स्टील। कौन सा मेटलिक कोटिंग होता है जिसमें आपका सरफेस में जो होता है शाफ्ट इज डन बाय डिपॉजिटिंग वेयर को डिपॉजिट करके, और रेजिस्टेंस एलॉय स्टील कह रहा है ना। सो वो जो होता है आपका स्प्रेइंग में इस तरह का किया जाता है, जिसमें आपको मेटल कोटिंग होता है। सरफेस ऑफ शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट के सरफेस पर डन किया जाता है, और उसका जो होता है वियर रेजिस्टेंस होता है वो एलॉय स्टील का, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सरफेस प्रोटेक्शन मेथड इज अप्लाइड ऑयल और ग्रीस, है ना। अभी इसका क्वेश्चन हमने देखा था पहले, है ना। तो वो जो हो जाएगा नॉन मेटलिक कोटिंग में हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, इसमें लिख रखा था नॉन मेटलिक कोटिंग का, और उसमें ऑप्शन दे रखा था ऑयल और ग्रीस का, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन में था और आंसर में आपका ये दे रखा था ऑयल और ग्रीस का, है ना। ये रहा नॉन मेटलिक कोटिंग, है ना। इसमें आपको ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन जो है वो पूछ रखा है आपका कि आपका कौन सा सरफेस प्रोटेक्शन मेथड है जिसमें आपका अप्लाइड किया जाता है ऑयल और ग्रीस का। तो आपका नॉन मेटलिक कोटिंग जो होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ से आपका जो है गेज का इस्तेमाल हो रहा है ना, गेज का। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें गेज में मिलेंगी। कुछ चीज़ें आपका हो सकता है बियरिंग का भी मिल जाए, है ना। सो इसको हम बाद में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे इसमें गियर का, गेज का, और पाइप फिटिंग का, है ना। क्योंकि ये वीडियो जो ऑलरेडी 50 मिनट से ज़्यादा का बन चुका है, तो जिसके कारण इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको चीज़ों को देखें उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन से लेकर रिलेटेड, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। हो सकता है मिस्टेक कुछ हो जाए, है ना, लगता है कि आपको ये गलत हो रहा है, तो आप उसको ज़रूर लिखना, है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। क्योंकि ये वीडियो पूरी की पूरी तरह से फ्री है आपके लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके जानकार के लिए, है ना। पूरी तरह से फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लगना है ना। सो इससे बढ़िया और कहाँ मौका मिलेगा। इवन वेल के लिए हो गया, और जो भी आपके टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आपके सारे के सारे ये क्वेश्चन जो है एलिजिबल होंगे, है ना। सो धन्यवाद, जय हिंद।